अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान बनाम इजराइल के युद्ध के अंदर भारत किसकी साइड रहेगा तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी खुद भारत को और खुद मोदी जी को भी नहीं पता कि आखिरकार हम जाएंगे तो जाएंगे किसकी तरफ, इजराइल या ईरान। लेकिन वीडियो खत्म होते होते आप खुद अपने मुंह से बताओगे कि अगर भाई यार ऐसी बात है ना तो भारत को इजराइल की साइड जाना चाहिए, या फिर अगर ऐसी बात है तो भारत को ईरान की साइड जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कैसी बात है। आइए जानते हैं कि भाई भारत के लिए कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए अभी तक कौन सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। आखिरकार भारत के लिए अभी तक कौन सबसे ज़्यादा मददगार हुआ है और भारत की अभी तक सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सबसे ज़्यादा योगदान देता आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा योगदान देगा, जो हमें सबसे ज़्यादा मदद करेगा, सिंपल सी बात, हम उसी की साइड जाएंगे। आप खुद सोच कर देखो कि अगर आपके दो प्रिय दोस्त हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और डिसीजन आपको लेना पड़े कि आप किस तरफ जाओगे, तो आप किस तरफ जाओगे? क्योंकि दोनों आपके लिए काफ़ी अहम है। वही सेम कंडीशन पर भारत फंसा है। लेकिन आपको डिसीजन लेने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई यार इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो क्यों रहा है, आखिर वो मामला क्या है, वो जड़ क्या है। यहाँ पर देखो, जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है वो सिंपल सी बात है, परमाणु हथियार को लेकर हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन को लेकर हो रहा है। यहाँ पर आपका ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके इजराइल ने मना भी किया, लेकिन ये माना नहीं। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर क्यों केवल इजराइल को ही दिक्कत हो रही है? इजराइल और ईरान का मैं आपको बता दूं, बॉर्डर सटता भी नहीं है, लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस है इन दोनों के बॉर्डर के अंदर। लेकिन फिर भी इजराइल ऐसा क्यों कह रहा है कि आप न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ? इन सब की पूरी कहानी जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 1990 से भी पहले, जब 1990 से पहले आपका ईरान पहली कोशिश किया था न्यूक्लियर हथियार बनाने की। उस टाइम अमेरिका भी कह रहा था कि ठीक है भाई आप बना लो, लेकिन इस न्यूक्लियर जो आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो इसका यूज़ तुम अपने हथियार में मत करना, बल्कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर सकते हो, ऊर्जा बनाने के लिए कर सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन हथियार में मत यूज़ करना। लेकिन ईरान माना नहीं और हथियार में इस्तेमाल करने लगा। आपको हम ये भी बता दें कि अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार है तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरे देश के पास भी उसकी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि अगर उसके पास भी परमाणु हथियार आ गया तो दोनों लोग बराबर हो जाओगे। और अगर कोई ऊपर निकल जाता है तो दूसरा नहीं सोचता कि भाई पहला वाला भी मेरे बराबर आ जाए। और यही सेम इस पूरी दुनिया के अंदर होता है। जैसे पूरी दुनिया के अंदर अभी तक केवल ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर हथियार है, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, यूएस, फ्रांस है और रशिया, मतलब ऐसे कई सारे। इजराइल के पास भी लगभग 90 परमाणु हथियार है। तो ऐसे टोटल 9 देश है। अब ये 9 देश नहीं चाहते कि भाई कोई ऐसा 10वां देश आए जिसके पास परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि अगर उसके पास भी आ गया तो वो भी हमारे बराबर हो जाएगा, तो हमसे ना डरेगा ना धमकेगा, कुछ करेगा नहीं हमारे बिना। मतलब फिर हमारे मन मर्जी के वो हिसाब से नहीं चलेगा। और इसी सब की वजह से यहाँ पर इजराइल इनको मना कर रहा था। और इजराइल कह भी रहा था कि यार ईरान देखो हमारे विरुद्ध काफ़ी बार बोलता है, कहता है कि भाई हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते, ईरान कहता है। और अगर इसके पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो हमें सठियाएगा भी नहीं और कब हमें उड़ा देगा। इजराइल इतना छोटा सा देश है कि भाई हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इजराइल जो है ना वो इतना छोटा सा देश है कि अगर भारत को उत्तर प्रदेश ले लो तो उसमें कई सारे इजराइल आ जाएंगे। भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है, 97 लाख कुछ समथिंग है, लेकिन 1 करोड़ नहीं है। तो इतना छोटा सा इजराइल, इसी वजह से ये चिढ़ा हुआ है कि भाई ईरान आप परमाणु हथियार मत बनाओ, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। ईरान के अंदर 2009, 2011, 2015, 16, 2018, 2020 के भी अंदर जो आपका इजराइल है उसने जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के अंदर बना रहे थे न्यूक्लियर वेपन, उन सबको मरवा दिया था। लेकिन 2025 के अंदर इजराइल डायरेक्ट ईरान के अंदर घुस गया और घुसने के बाद भाई डायरेक्ट हमला कर दिया। और इसी वजह से पूरा का पूरा ये विवाद फैला हुआ है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध छिड़ चुका है कि भाई ईरान आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, और बस अगर आप ये नहीं बनाते तो हम पूरी तरीके से शांत रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान भी नहीं मान रहा है और ईरान हमेशा से कोशिश करते हुए आ रहा है। आपको हम बता दें अभी तक ईरान के पास टोटल 15 न्यूक्लियर हथियारों के बराबर यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। और आपके इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर
जो भी जितने भी साइट थे जहाँ पर यूरेनियम का फॉर्मेशन किया जा रहा था, जहाँ पर यूरेनियम इकट्ठा किया जा रहा था, उन सब ठिकाने अड्डों को वो ख़त्म कर दिया है। जिसकी वजह से अब अगर इनको न्यूक्लियर वेपन बनाना हो तो जान जाओ 4 से 5 साल और लगने वाले, अगर ये बनाने के होड़ में लगे हुए थे तो। यहाँ तक कि आपके अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फिर भी इसने परमाणु हथियार बनाना रोका नहीं था। आपको हम बता दें, आपके ईरान की जीडीपी काफ़ी बार ऊपर नीचे भी हुई थी, लेकिन फिर भी इसने परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी को रोका नहीं था। वहीं इजराइल जो था वो ईरान के अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे उनको मरवाता चला जा रहा था, जो भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से दुश्मनी हुई है, और इसी दुश्मनी के अंदर भारत के ऊपर अब आ गया है कि भाई आप किसके ऊपर अपना हाथ रखने वाले हो, आप किसकी साइड जाने वाले हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर समझेंगे इजराइल की इंपॉर्टेंस क्या है, तब आप खुद डिसाइड करके बताना कि भाई कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत किसकी साइड जाएगा। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें ईरान की, तो ईरान आप देख सकते हो ये भारत है। अब जब भारत 1947 से पहले आज़ाद नहीं हुआ था तब भारत अखंड भारत कहलाता था। जब भारत पाकिस्तान आज़ाद मतलब अलग नहीं हुए थे, जब भारत अफगानिस्तान अलग नहीं हुए थे, भारत बांग्लादेश, ये सब मिलकर एक देश बनाते थे जिसका नाम अखंड भारत हुआ करता था। अभी जो अखंड भारत जब हुआ करता था तो भारत और जो ईरान, इन दोनों का बॉर्डर वो सटा हुआ था, जिसकी वजह से तब उस समय की जो फारसी लैंग्वेज थी, जो खान पान था, जो रीति रिवाज था, इन सब का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश से हुआ करता था। लेकिन ये तो अब हो गया है कि भाई भारत इधर आ गया है, ईरान इतनी दूर चला जा चुका है। और भारत और ईरान के जो राजनीतिक मामले भी थे उसके भी अंदर भारत काफ़ी अहम रोल निभाता था ईरान के अंदर। आज तक कभी भी इन दोनों के बीच, भारत और ईरान के बीच कभी दुश्मनी नहीं हुई है। यहाँ तक हम ये भी बता दें कि भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जैसे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, भारत के अंदर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने ईरान के प्रति जो संबंध है उसको बड़ा ही बनाने की कोशिश किया है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ जाए। यहाँ तक कि 1956 के अंदर जो ईरान के शाह हुआ करते थे वो भारत के अंदर आए थे, और 1959 के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो ईरान के अंदर दौरा भी करने गए थे। यानी कि इतना कूटनीतिक मामला काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से ईरान और भारत के अंदर अभी तक कोई भी दरार नहीं आई है। और यहाँ तक हम आपको ये भी बता दें, भारत और ईरान के बीच 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप जानते हो चाबहार पोर्ट था। अब यहाँ पर जो ईरान है उसने एक जगह दिया था, एक साइट दिया था कि भारत आकर यहाँ पर अपना एक पोर्ट बना सके, और ये पोर्ट कुछ यहाँ पर स्थित है ईरान के अंदर। अब हम आपको बता दें ये पाकिस्तान से बस थोड़ी से ही दूर पर है, और पाकिस्तान ने भी चाइना को अपना एक अड्डा दे रखा है जिसका नाम ग्वादर पोर्ट है। यहाँ पर चाइना आकर अपना एक पोर्ट बनाकर रखा है, और इस चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की दूरी केवल 70-72 किलोमीटर है। अब यहाँ पर अगर चाइना अपना पोर्ट बनाता है और भारत और चाइना के बीच कभी लड़ाई हो जाती है तो सिंपल सी बात है, चाइना यहाँ से भी भारत को अटैक कर सकता है। लेकिन अगर भारत के पास यहाँ पर अपना कोई साइट रहेगा या फिर कोई पोर्ट रहेगा तो भारत के पास एडवांटेज हो जाएगा कि भारत यहाँ से पाकिस्तान पर भी अटैक कर सके, और अगर चाइना आता है तो चाइना पर भी अटैक कर सके। उसी के साथ साथ हम ये भी बता दें, अगर भारत के पास यहाँ पर ये साइट मिल गई और पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ से भारत चाहे रशिया के अंदर, चाहे अफगानिस्तान के अंदर, चाहे ईरान के अंदर, चाहे किसी भी देश के अंदर आराम से ट्रेड कर सकता है, सामान का आदान प्रदान कर सकता है, चाहे शिप के माध्यम से, चाहे किसी भी व्हीकल के माध्यम से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के कूटनीतिक मामलों के लिए और उसी के साथ साथ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसी वजह से ईरान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसने भाई पैसे भले लिए हों लेकिन एक जगह प्रोवाइड की है कि भारत आकर यहाँ पर रह सके। क्योंकि ये विश्वास के ऊपर होता है कि अगर आप अपने दुश्मन को दे दोगे तो वो दुश्मन आपके ही देश के अंदर जगह लेकर आपको ही ख़त्म कर डालेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन इसने इतना विश्वास किया कि भारत हमें कोई भी नुकसान नहीं करेगा तो हम इसको यहाँ पर ये जगह दे देते हैं। अब इसी की वजह से जो भारत है उसकी जो राजनीतिक और कूटनीतिक मामला है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है भारत और इजराइल के बीच। ये कुछ पोर्ट जो है इस तरीके से दिखा करता है, लेकिन अगर ये युद्ध हुआ इजराइल और ईरान के बीच तो इस पोर्ट को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, भारत और इजराइल के बीच इसलिए भी जो मामला है और जो संबंध है वो इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल रहते हैं वहाँ जो भारत है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। यानी कि ईरान
आपको जो पता है जितने भी मिडिल ईस्ट वाली कंट्री हैं उन लोग के पास एक भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है जिसे कि आप क्रूड ऑयल कह सकते हो। वही जो पेट्रोल डीजल ये सब निकलते हैं इसे क्रूड ऑयल कहते हैं, क्योंकि ये सब जब निकलते हैं तो एक में मिक्स रहते हैं, उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। फिर उनको छान कर कई अलग टेक्नोलॉजी से अलग किया जाता है। तो ईरान के पास ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है कि भाई आप ले लो, आप अपने ज़मीन के अंदर खनोगे तो तुरंत आपको तेल मिल जाएगा। और ये तेल भारत यहाँ से इनके मतलब यहाँ से ख़रीदा करता है। अब अगर भारत यहाँ से नहीं खरीदेगा तो आप जान जाओ भारत के अंदर जो तेल का दाम है वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ सकता है और भारत के लोग काफ़ी कम तेल खरीदेंगे और स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकता है। अब 2018 के अंदर ईरान पर अमेरिका ने एक सैंक्शन लगा दिया था और सैंक्शन ये लगाया था कि आप किसी भी देश को तेल ना तो दे सकते हो ना तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कई बार मना करने के बावजूद भी जो ईरान है वो माना नहीं था कि परमाणु हथियार ना बनाओ, और इसी वजह से अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगा दिया था। और उस टाइम भारत को भी तेल नहीं खरीद पाना था और भारत अब दूसरे देश से खरीद रहा था, जैसे रूस हो गया और भी कई अलग अलग कंट्री जैसे सऊदी अरब हो गया। और इसी सब की वजह से भारत और ईरान के बीच आप मान सकते हो वहाँ पर एक बार मनमुटाव ज़रूर आया था, लेकिन वो मनमुटाव अभी पूरी तरीके से सही हो चुका है। तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ईरान आपको प्रोवाइड कराता है, भारत देश को प्रोवाइड कराता है। अब आप खुद सोच कर देखो कि अगर इतने सब कुछ ईरान आपको प्रोवाइड करा रहा है तो क्या हमें ईरान की साइड लेनी चाहिए? लेकिन अभी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी बाकी है इजराइल की। अब देखते हैं कि इजराइल भारत को क्या क्या देता है। लेकिन अब अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो आप सुनकर विश्वास नहीं करोगे कि भाई इजराइल ने भारत के लिए इतना कुछ किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भारत और इजराइल के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था तब इजराइल भारत की मदद करने आया था। यहाँ तक कि जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस कारगिल वॉर के अंदर इजराइल ने खुलेआम भारत को सपोर्ट किया था, और इस तरीके से सपोर्ट किया था कि भारत को कई सारे हथियार कई सारे वेपन्स उसने खुद भारत को प्रोवाइड कराए थे। और इजराइल की मदद से भारत ने इस मुकाबले को आराम से जीत पाया था और विजेता खुद को घोषित कर पाया था। जो 1999 के अंदर ये वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, इजराइल ही कारण था कि भारत जीत पाया था। और अगर उसके बाद हम बात कर ले कि भारत और इजराइल के बीच क्या लेन देन की बातें होती हैं, तो ये सुनकर हैरान मत होना कि इजराइल में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है डिफेंस के, वो भारत को ही किया जाता है। और भारत जो खरीदता है उसके अंदर इजराइल हमेशा टॉप 5 की लिस्ट में ज़रूर रहता है कि भाई वो अगर सबसे ज़्यादा रशिया से खरीद रहा है, फिर फ्रांस से खरीद रहा है, तो यूएस से खरीद रहा है, तो उसके बाद वो इजराइल से ही खरीदता है। और इजराइल जो सबसे ज़्यादा अपने देश से एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया को करता है, ये सारे हथियार वेपन्स जो भी टैंक्स होते हैं सब कुछ। अब अगर देख लिया जाए कि भाई भारत और इजराइल के बीच क्या क्या ऐसे और मामले हुए हैं जिससे कि ये जो रिश्ता है वो और पक्का हो गया। जैसे कि आपको पता होगा 2017 के अंदर जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे जो इजराइल जाकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, विजिट किए थे, मिले थे, पहले प्रधानमंत्री। और उसके बाद अगर देख लिया जाए भारत और इजराइल के बीच ये 3rd लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनरशिप है, यानी कि भारत जो है वो इजराइल के साथ ही 3रा नंबर पर आता है पार्टनरशिप में ट्रेड के यानी कि लेन देन के रूप में। और उसी के साथ साथ जो इजराइल है वो भारत के साथ एग्रीकल्चर के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, इन सब के रूप में पार्टनरशिप कर रखा है, यानी कि उन सब में योगदान इजराइल और भारत का दोनों का रहता है। तो इतना सब कुछ इजराइल ने भारत के लिए किया था। वो बात अलग है कि इजराइल को भी इसमें कुछ फायदा हुआ होगा, लेकिन 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और पाकिस्तान की साइड थी, लेकिन इजराइल ही भारत को मिलिट्री प्रोवाइड कराया, काफ़ी सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया और भारत जाकर ये युद्ध जीत पाया। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले भारत ने इजराइल के लिए क्या किया था? असल में ये बात है 1948 की, जब इजराइल आज़ाद हुआ था। 1948 के अंदर इजराइल ने अपने आप को खुद आज़ाद घोषित कर दिया था। अब 1948 के अंदर तो इजराइल आज़ाद हुआ था, लेकिन 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ था। तो 1947 के बाद जैसे 1 साल बीता तो इजराइल आज़ाद हुआ, तो इजराइल ने खुद को एक देश घोषित करने की कोशिश की। पहले वहाँ पर पैलेस्टीन हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इजराइल ने यहाँ पर कब्जा करके अपना एक देश बना लिया। और अभी आप देख सकते हो इतना इजराइल भले आपको दिख रहा है, लेकिन इन सब पर भी लगभग ये कब्जा कर चुका है। ये पूरा का पूरा अब इजराइल बन चुका है। लेकिन उस समय जो भारत है भारत ने खुद इजराइल के विपक्ष में वोट डाला था कि इजराइल कोई देश नहीं है।
काफ़ी सारे देश ऐसे कह रहे थे कि इजराइल को देश घोषित नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो तो देश घोषित हो चुका है। लेकिन उस टाइम भारत ने भी इसके विरुद्ध डाला था। 1950 तक भारत ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, चलो इजराइल देश है, लेकिन उस समय भारत ने भी विपक्ष में वोट डाला था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उस समय भाई ऑयल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अभी भले कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल ये सब खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कोयला, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, इसी के अंदर ही इन सब की भरमार लगी है। यहीं पर सऊदी अरब है, इजराइल है, यहीं पर ही आपका ईरान है। तो भारत की मजबूरी थी कि भाई ईरान में वोट डाले, इजराइल के खिलाफ वोट डाले, क्योंकि जो इजराइल है अगर उसको वो देश घोषित करेगा तो मिडिल ईस्ट वाले पूरे के पूरे नाराज़ हो जाएंगे और भारत उस टाइम ऑयल नहीं ले पाएगा, क्योंकि सब यार नाराज़ रहेंगे भारत से, तो भारत क्या ही कर पाएगा। उस टाइम भारत भी कमज़ोर हुआ करता था, इसलिए उस समय ये विपक्ष में वोट डाला था। लेकिन अभी पूरी की तरह भारत जो है इजराइल की साइड हमेशा रहता है। लेकिन फिलहाल जब 2017 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब इजराइल विजिट करने गए थे, तो उस दौरान इतनी बड़ी डील हो गई थी, जो कि वो बड़ी डील अभी तक चलते आ रही है। लगभग 2.6 बिलियन की डील केवल मिलिट्री के लिए हुई थी और 40 मिलियन की डील जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और काफ़ी ऐसे अलग चीज़ों के लिए ये डील हो चुकी थी। अगर भारत इजराइल का साथ छोड़ देता है तो आप जान जाओ कि स्पेस कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी की कंपनी में, एआई की कंपनी में, इन सब में काफ़ी पीछे भारत हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो भारत जितने भी ये सब इक्विपमेंट खरीदता है, जो भी ड्रोन ये सब खरीदता है, इन सब में भी भारत काफ़ी पीछे हो जाएगा। और अगर ईरान का साथ छोड़ता है तो भारत ऑयल की कैटेगरी में पीछे हो जाएगा। यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत इजराइल का भी साथ देता है और भारत ईरान का भी साथ देता है। देखो, इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी देश को वैसे ही मान रहे हो, उसमें आपका भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है, तब दोनों के बीच जो होता है वो कूटनीतिक मामला और राजनीतिक मामला, हर चीज़ का मामला सही तरीके से सुलझ पाता है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो कोई किसी का भी साथ नहीं देगा। भारत का भी फ़ायदा नहीं होता, भारत भी साथ नहीं देता, ये मान जाओ। भले आपको सुनने में खराब लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है। इजराइल को पैसे मिलते हैं तो इजराइल भारत का साथ दे रहा है। इसी वजह से सब लोग एक दूसरे का साथ दिए रहते हैं और भारत को भी भाई कहीं से ऑयल का फ़ायदा हो रहा है, कहीं से वो ऑयल ले रहा है तो कहीं से वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। और भारत अगर छोड़ता है तो टेक्नोलॉजी छूट जाएगी इजराइल से, अगर ईरान को छोड़ता है तो ऑयल छूट जाएगा ईरान से, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो ऑयल के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आप जान जो गाड़ी मोटर फिर रुक सकते हैं। और इसी वजह से अब आप डिसाइड करके बताना, आपके हाथ में हम छोड़ते हैं। पूरा का पूरा मामला तो आपको पता चल गया। देखते हैं आप किसकी साइड जाते हो। भारत के लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल या ईरान? देखो, अगर ईरान से हम तेल नहीं लेते तो बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ से हम तेल ले सकते हैं। और अभी जब सैंक्शन लगा था, जब भारत ईरान से तेल नहीं ले पा रहा था तो रूस से ले रहा था, सऊदी अरब से ले रहा था, बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहाँ से वो तेल लिया करता था। लेकिन अगर इजराइल को छोड़ा तो टेक्नोलॉजी पूरी छूट जाएगी। आप डिसाइड करके बताइए भारत किसकी साइड रहेगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।